हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल्स गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं शिवम रिछारिया एक बार फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कि अपनी 2023 और 2024 में जो प्रस्तावित है ये, और KVS जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एग्ज़ाम आपके फरवरी मार्च में होने वाला है, तो उससे रिलेटेड वीडियो जो कि आपकी संपूर्ण तैयारी की जो सीरीज हमारी टीम के द्वारा चलाई जा रही थी, तो उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम अपनी वीडियो को लेकर हैं। ज्योग्राफी भूगोल में हमने आप लोगों को भौगोलिक विस्तार पढ़ा रहे थे भारत का, जिसके अंतर्गत हमने प्रायद्वीपीय भारत और भारत के कुछ मैदान, हिमालय का विभाजन और वर्षा के आधार पर हिमालय का विभाजन और कुछ हमने दर्रे पठार आदि सब आपको बता दिए थे। आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है भारत के भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण भारत का मैदान और इसके साथ ही साथ भारतीय मरुस्थल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में। जिससे पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, वीडियो को पूरा देखना है और एक एक पॉइंट को अपनी नोटबुक जो आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आपको मेंटेन करके चलना है, ताकि ये आपको जब एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत, आप लोगों ने सभी ने भारत का जो मैप है वो देखा होगा। उत्तर जो कि दिशाएं हमारी होती है, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। तो ये उत्तर भारत का ये जो मैदान है ये कहलाता है उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण जो है वो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। यानी जो इस उत्तर भारत के एरिया में जो ये इस साइड आपने देखा होगा हिमालय पर्वत है, जो हिमालय हमने बताया था, तो हिमालय है। अब हिमालय से कई सारी नदियां निकलती हैं, तो नदियां जब निकलती हैं तो अपने साथ कुछ अवसाद, कुछ अपशिष्ट बहा के ले आती हैं। तो वो जो अवसाद होते हैं वो क्या हो जाता है, मैदानी एरिया में क्या होता है, जमा हो जाता है, जिस कारण इसका क्या हो जाता है, इन मैदानों का निर्माण होता है। और इसके निर्माण में मुख्यतः सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। यानी मोस्टली कौन कौन सी नदियां हैं आपको याद रखना है, सिंधु नदी, यहां से गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो अपने अवसाद बहा कर ले आती हैं, ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, जमाव हो जाता है, जिसके कारण ये मैदान का क्या होता है, निर्माण होता है। उत्तर भारत के मैदान को 4 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला मैदान है भावर क्षेत्र, दूसरा है तराई क्षेत्र, तीसरा है बांगर क्षेत्र, चौथा है खादर क्षेत्र। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। जो पहला क्षेत्र है भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र जो कि है शिवालिक के गिरपादीय क्षेत्र में भावर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अब शिवालिक क्या है, शिवालिक हमने आपको बताया जब हिमालय के पार्ट बताए थे, शिवालिक, ट्रांस हिमालय और ये महान ग्रेट हिमालय, तो ये हमने आप लोगों को बताया था। तो वही जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक पर्वत श्रेणी है, उसके जो गिरपादीय मतलब उसके जो उसके तट पर यानी उसके स्थलीय भाग पर जो भावर क्षेत्र, उस क्षेत्र में किसका निर्माण हुआ है, भावर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और ये कैसे, नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े चट्टानों एवं पत्थरों के जमाव के कारण नदी इस क्षेत्र में क्या हो जाती है, विलुप्त सी दिखती है। यह क्षेत्र किसी के लिए अनुकूल नहीं है। तो भावर क्षेत्र क्या है, भावर क्षेत्र में जब जो नदियां होती हैं, नदियां अपने साथ क्या करती हैं, बहाव जो अवशिष्ट लेकर आती हैं, तो इस क्षेत्र में जो पत्थर होती हैं, चट्टानें होती हैं, मिट्टी के वगैरह, इनके द्वारा ये नदी यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। और विलुप्त होने के कारण यहाँ पर जो यहाँ पर जो जमीन है वो क्या है, पथरीली है या फिर चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो खेती होती है वो खेती के लिए ये भूमि जो है अनुकूल नहीं होती है। तो ये हो गया आपका भावर क्षेत्र। दूसरा है तराई क्षेत्र। भावर क्षेत्र के जस्ट बाद जो आपका क्षेत्र लगता है वो लगता है तराई क्षेत्र। तराई यानी भावर क्षेत्र के दक्षिण में आपका मान के चलो ये हो गया आपका कौन सा क्षेत्र, भावर क्षेत्र। तो इसके जस्ट नीचे जो होगा वो कौन सा क्षेत्र होगा, तराई क्षेत्र। और भावर क्षेत्र के दक्षिण में जो दलदली क्षेत्र स्थित है उसे क्या कहा जाता है, तराई का क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर नमी अधिक होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, यानी वनों का विकास हुआ है तथा यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। तो बात करते हैं तराई क्षेत्र की। भावर क्षेत्र के दक्षिण में जैसे ही हम और नीचे आएंगे तो वहां पे अब जो मैदानी जो भाग है वहां पे नदियां किस रूप में, दलदल बन जाता है, दलदली भूमि है। तो वहां की जो भूमि रहती है वो हमेशा नम रहती है, गीली रहती है। तो यहाँ पर जो वनों का विकास है सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर क्या पाया जाता है, वन पाए जाते हैं। और जब वन पाए जाते हैं तो यहाँ पर जैव विविधता भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। और जो फूलों की घाटी आपने सुना होगा, फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। और राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो दोनों ही उत्तराखंड
में स्थित है वो भी इसी रेंज में क्या है स्थित है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी में है वो इसी क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है और जो फूलों की घाटी है वो किस क्षेत्र में है, तराई क्षेत्र में है और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का भी क्या कोई एक ऐसा नेशनल पार्क है जो इसमें क्षेत्र में आता हो, तो उत्तर प्रदेश का जो दुधवा नेशनल पार्क है जो कि लखीमपुर खीरी में है वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। अब बात करते हैं अगला जो हमारा है बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र क्या है, ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष ना पहुंच पाए, यानी आपका जो तराई क्षेत्र के बाद जो वो आता है आपका क्षेत्र वो क्या कहलाता है, बांगर जो मैदान होते हैं वो क्या कहलाता है, बांगर मैदान कहलाते हैं। बांगर जैसे कि जो नदियां होती हैं, नदियों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, तो बाढ़ आती है तो जहां तक बाढ़ का जो पानी है वो प्रति वर्ष ना पहुंच पाए, है ना, प्रत्येक वर्ष में ना पहुंच पाए, वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, बांगर क्षेत्र कहलाता है। और इसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या है, कम है, लेकिन यहाँ नहरों तथा नलकूपों का विकास होने के कारण यहाँ अच्छी खेती की जा रही है। और इस यहाँ की जो मृदा है उसको जलोढ़ मृदा कहा जाता है, क्योंकि जो मिट्टियाँ होती, जो नदियाँ होती हैं वो अपनी बाढ़ के साथ जो मिट्टी बहा के लाती हैं तो पानी तो वापस चला जाता है लेकिन वो मिट्टी वहीं पर जम जाती है, तो उस मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और बांगर क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। इसको जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, जैसे बाढ़ नई मृदा लेकर आए तो वो नवीन मृदा हो जाती है, नवीन जलोढ़ मृदा, और जो अगर नवीन के बाद जो उसके पहले थी वो कौन सी हो जाती है, पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है। तो ये हो जाता है बांगर क्षेत्र। और यहाँ पर खेती तो उपजाऊ क्षमता कम है, लेकिन किसकी वजह से, नलकूपों की वजह से और नहरों का विकास होने की वजह से यहाँ पर जो खेती है वो अच्छी तरीके से की जा रही है। और इस क्षेत्र का जो विस्तार है, यानी बांगर क्षेत्र का जो आपका विस्तार है वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश राज्य तक इसका क्या है, विस्तार है। अब बात करते हैं खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र क्या है, यह ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता हो, यानी बांगर क्या होता है, जहां बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष ना पहुंचता हो और यहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता हो। तो अब एक चीज बताओ, जब वहां पर बाढ़ का जो पानी होगा वो प्रतिवर्ष पहुंचेगा तो वहां पर मिट्टी भी नहीं आएगी, और नई मिट्टी आएगी तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और ये जहां पर प्रतिवर्ष पानी नहीं पहुंचता है तो वो खादर क्षेत्र कहलाता है। और जब खादर हर साल इसको नई मृदा मिल जाती है तो इस क्षेत्र की उपजाऊ क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अधिक होती है। लेकिन अब प्रतिवर्ष यहाँ पे बाढ़ आती है, ज्यादातर बाढ़ आती है, तो बाढ़ होने के कारण यहाँ पे ज्यादा खेती संभव नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र में नलकूपों एवं नहरों का निर्माण कर इस क्षेत्र की उपजाऊ क्षमता को क्या किया जा रहा है, विदोहन किया जा रहा है, नहीं विखंडित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो क्या डिफरेंस है बांगर में और खादर में? बांगर मृदा जो होती है, बांगर क्षेत्र जो होता है यहाँ पर बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष ना पहुंचता हो, और जो खादर क्षेत्र है यहाँ पर बाढ़ का जो पानी है वो प्रति वर्ष पहुंचता है। तो ये हो गए आपके उत्तर भारत के क्षेत्र। उत्तर भारत के कौन कौन से क्षेत्र हो गए, एक बार रिवीजन करते हैं। भाबर क्षेत्र, दूसरा तराई क्षेत्र, तीसरा बांगर क्षेत्र, चौथा खादर क्षेत्र। अब बात करते हैं दक्षिण भारत का मैदान। दक्षिण भारत के कुछ मैदान है, जिसको पहला है मालाबार तट। आपने सुना होगा मालाबार तट का मैदान। इस मैदान में क्या होता है, अधिक वर्षा एवं तापमान भी इसका क्या रहता है, ज्यादा रहता है। इस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, यानी इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट मृदा पाई जाती है। और अधिक वर्षा होती है और तापमान भी यहाँ का क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा है आपका कोरोमंडल तट का मैदान। कोरोमंडल तट का मैदान, इस तटीय मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। इस तटीय मैदान में वर्ष भर क्या होती है, धान की खेती होती है। इस मैदान में कावेरी नदी का बहाव क्षेत्र है और इस नदी में वर्ष में 2 बार क्या आती है, बाढ़ आती है। यानी कोरोमंडल तट कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कावेरी नदी प्रवाहित होती है। और कावेरी नदी प्रवाहित होती है तो इस क्षेत्र में वर्ष में 2 बार कम से कम यहाँ पर बाढ़ की जो स्थिति है वो बन जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होती है, खेती भी थोड़ी सी कम होती है और यहाँ पर धान की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। अब बात करते हैं भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल क्या कहलाता है, मरुस्थल जहाँ की जो भूमि है वो क्या हो चुकी हो, बंजर हो चुकी है। यहाँ पर जहाँ पर उसकी भूमि की उपजाऊ क्षमता बिल्कुल नगण्य हो, यानी 0 के बराबर हो, वो क्या कहलाता है, मरुस्थल कहा जाता है। तो भारत का मरुस्थल जो है, भारत में सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कहलाता थार का मरुस्थल है, जो कि कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान
राजस्थान में स्थित है, या फिर भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है, थार मरुस्थल। अब बात करते हैं विश्व का, तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो बात की जाए विश्व की, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो सहारा मरुस्थल, महाद्वीप नहीं मरुस्थल है। और जो भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है, राजस्थान राज्य में पाया जाता है। तो ये रही आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, उत्तर भारत के मैदान, दक्षिण भारत के मैदान और आपका भारतीय मरुस्थल। तो कैसी लगी आपको क्लास, और आशा करते हैं आप लोगों को हर चीज़ जो आपको पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो समझ आए होंगे और आपने अपने नोटबुक में इनको नोट कर लिए होंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।